बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल करीम गिल है और मेरे साथ हैं विकास शफकत कालो। वेलकम टू द ग्लोबल चेस बोर्ड विद न्यू एपिसोड विद न्यू ओपिनियन। अरब में जो एक वॉर की और शर्मगेजी का जो एक सिलसिला ना थमने वाला सिलसिला चल रहा है, इसमें इसराइल और ईरान डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व हैं। इस वॉर के पीछे मुहरकात मुख्तलिफ हैं। एक तो अमेरिका की जो अपनी रीजनल हेजमनी है उसको मेंटेन रखना, अपनी जारादारी को कंट्रोल करना। एंड सेकंड, मेकिंग स्पेस, मेकिंग अवेलेबल स्पेस, और इसराइल का जो ख्वाब है ग्रेटर इसराइल का, वो पूरा करना। लेकिन दे हैव नो आइडिया अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ फार्मर्स, बिकॉज स्टेट ऑफ फार्मर्स का अंदाजा तो था। इट्स ट्रेड रूट, स्पेशली अब 30% ऑफ ग्लोबल ऑयल एंड गैस एनर्जी कॉरिडोर है। ठीक है, लेकिन दे हैव नो आइडिया कि ईरान के ऊपर कैसे रिटेलिएट करेगा। इवन दो दे हैव नो आइडिया हाउ ईरान विल रिटेलिएट। वो तो जैसे सोच रहे थे जैसे हमने बाकी अरब कंट्रीज को कंकर किया है, उनके नई गवर्नमेंट बनाई है, अपने पपेट्स हमने बैठाए हैं। सेम लाइक सिचुएशन विल बी हेयर, बट द सिनेरियो मच मोर अपोजिट टू देयर एक्सपेक्टेशंस। अभी जो मोस्ट रिसेंट, जब हूती यमन के अंदर सऊदी का हमेशा कन्फ्लिक्ट है। यमन के अंदर दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप जो है बैक्ड बाय सऊदी अरेबिया, एंड अदर ग्रुप जिनको हुसी बागी कहते हैं, बैक्ड बाय ईरानियन गवर्नमेंट। एक्चुअली वहां पे सऊदी अरेबिया और ईरान प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। एक्चुअल वो इट्स प्रॉक्सी वॉर। ईरान, ये पिछले दिनों मीडिया ने इसको बड़ा हाईलाइट किया, इंटरनेशनल मीडिया स्पेशली, कि अबहा जो है, बाहा जो इलाका है यमन बॉर्डर के ऊपर सऊदी अरेबिया का, कि उस पर हमला कर दिया ईरान ने। बट इट वाज नॉट ईरान, इट्स बाय हूती बागी। उनका कोई इशू ये था कि जब ये आयतुल्लाह खामनाई के तदफीन के बाद जब वो वापस गए हैं, तो उनके जो जहाज था, प्लेन था, उसको लैंड होने नहीं दिया। उसी रिटेलिएशन में उन्होंने भी, हूती बागियों ने भी उनका एक जहाज लैंड नहीं होने दिया, बल्कि एयरपोर्ट पे हमला किया। यूएस वाज वेरी हैप्पी कि चलो मेरा जो मिशन है वो पूरा हो जाए, ये फाइनली ये गुथम गुथापन में होने, लेकिन लेकिन वो उसका ख्वाब नहीं पूरा हो सका। जो आर्टिकल 5 है एमओयू बिटवीन ईरान एंड इसराइल, जिसको इस्लामाबादी अकॉर्ड कहते हैं, उसमें उसके अकॉर्डिंगली ये था कि जो स्टेट ऑफ फार्मर्स है, स्टेट ऑफ फार्मर्स को ओमान और ईरान बायलैटरली इसको ऐसे तरीके से रिजॉल्व करेगा कि ताकि इंटरनेशनल ट्रेड ना डिस्टर्ब हो। जितनी भी जो वेजल्स हैं गुजर रही वो सारी उससे हो। विकास, मुझे नहीं लगता कि सिचुएशन कभी भी कंट्रोल होगी। आपको लगता है कि अमेरिका की इंटेंशन निगोशिएशन टेबल की तरफ जा रही है, या अमेरिका रीफ्यूल हो गया? हम बार बार ये कहते रहे हैं कि ये जस्ट वेटिंग फॉर द 19, जो इस मंथ की 19 तारीख का वेट कर रहा है, जब फीफा का वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हो जाएगा। एंड मुझे लगता है कि इट्स जस्ट रीफ्यूल एंड विल बैक मोर पावरफुली टू take back whatever he lost in previous. Is that correct? बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें, जो सेंट कॉम उनका एक अदारा है जो डिफेंस को देखता है, उसने लास्ट मंथ एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें ये बताया गया था कि जो एमुनिशन है इसराइल के पास, वो काफ़ी कम हो चुका है। जिसमें बैटरीज थी आयरन डोम्स की, वो कम हो चुकी थी। तो बेसिकली ये जो एमओयू के साइन होने के दौरान ये जो इनको 15 से 20 दिन मिले हैं, उन्होंने एक तो रीगेन किया अपनी स्ट्रेंथ को, अपने एमुनिशन को, अपनी चीज़ों को टेबल किया है उसको। दूसरा, ये जो अभी बात कर रहे थे आप वर्ल्ड कप की, वो एक फैक्टर है। तीसरा फैक्टर इलेक्शन का। देखें, इलेक्शन आ रहा है अक्टूबर में, बीबी का, नीतनयाहू, जस्ट कॉल्ड बीबी, और अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो मिड टर्म इलेक्शन। ये अक्टूबर सारी जो चेस बोर्ड है, अक्टूबर में ही है वो भी इलेक्शन। नवंबर सॉरी, नवंबर सॉरी, सॉरी, मेक पार्डन। बात यह है कि ये सारा उस इलेक्शन के लिए सारी चेस बोर्ड जो है ये बिछाई जा रही है, और ये मोहरे उसी हिसाब से तरतीब दिए जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें कूल डाउन होंगी, ये बढ़ेंगी। और जैसे ही आप देखें कि ये जो टेम्परेचर है इस टाइम ईरान का, वो अराउंड हमारे ही टेम्परेचर से मैच करता है, 35 to 40 सेल्सियस, थोड़े बहुत फ़र्क के साथ।
तो जैसे ही ये अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होगा, इस खित्ते में मौसम बेहतर होगा, तो मुझे लगता है, ये मेरी ओपिनियन है, कि वो अपनी फौजें उतारेंगे। क्योंकि जब तक आप अपनी फौजें नहीं उतारते, तब तक आपको ग्राउंड में कामयाबी नहीं मिलती। Because ये जो एयरबॉर्न, let me add one thing, one more thing. इसमें दो बात याद रखना. War in Iraq, war in Syria, and quite different the war in Afghanistan and Iran. क्योंकि आप टोपोग्राफी देखें ईरान की, वो बहुत डिफरेंट है. ठीक है. सेकंड थिंग इज दैट जो अमेरिका का बहरी बेड़ा 13 बिलियन US डॉलर का, जिसके बारे में वो जिस खिते में खड़ा हो जाए तो सब लोग कहते थे कि भाई अमेरिकन बहरी बेड़ा खड़ा है, तो वो तो अभी आसपास नहीं, यूरोप की साइड पे खड़ा है. उसके अंदर क्रोशिया में। आप क्रोएशिया में खड़ा है. उसमें सैनिटेशन का इशू बना. उसके ऊपर जो जितने भी इनके मैरीटाइम के जो नेवी के जो इनके सेलर थे, वो भी वहीं पे. सेकंड, जो नीतन याहू है, अगेन एंड अगेन वो इग्नाइट कर रहा है किसको, ट्रम्प को, कि ये देखें आप सुपर पावर है. कैसी सुपर पावर है? ईरान ने नहीं आपको माना, आप ऐसे करें. वो इज जस्ट यूटिलाइजिंग. और ट्रम्प जो है वो पहले भी अपनी कन्वर्सेशन के परस्पेक्टिव में इंटरनेशनली बहुत दफा अंडर डिबेट रह चुका है. ही हैज नो सिविलाइज्ड मैनर, ही हैज नो आइडिया हाउ टू डील विद स्टेट हेड. डिप्लोमेटिक जो रूल्स क्या हैं, एक लीडर, और वो भी लीडर जो क्लेम्ड चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड अरीना, और उसका लीडर वो इस तरह की हरकत और उसके वर्बल कन्वर्सेशन विद इटालियन काउंटर पार्ट या इटालियन लीडर, वो सारी आपके सामने है. सेकंड थिंग इज दैट इसराइल के अंदर, इसराइल की जो गवर्नमेंट है, ये इसराइल के जो लोग हैं, वो ये समझ रहे हैं कि नीतन याहू ने ये जो थोड़ा सा ईरान को एक सीज फायर किया है, असल में ये सीज फायर हमारे गले पड़ जाएगा. ईरान अपने आप को रीगेन करेगा, रिचार्ज करेगा, अपनी इंटेलिजेंस को अपडेट करेगा, और बहुत ब्रूटल किस्म का अटैक बैक करेगा. ठीक है. आपको क्या लगता है, ईरान ने इस दौरान आपकी अपनी इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए अपनी एनर्जी को या मार्केट में कोई बिजनेस किया है, या जस्ट एंगेज कि अब होगा क्या क्या नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल, उन्होंने $6 अरब का एक तो फ्यूल बेचा है अपने इर्द गिर्द विसिनिटी में, और तकरीबन उन्होंने 40 लाख बैरल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो सेव किए हैं, उनको जखीरा किया है. तो आई थिंक उन्होंने अपने आप को रीइग्नाइट भी किया और रीथिंक भी किया सारा कुछ. दूसरा, ये जो आप बात कर रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू की, वो बार बार टेम्पटेशन दे रहा है अमेरिका को. वो उनको कह रहा है कि आप तो इनविंसिबल थे, आप तो मेरा साथ देने आए थे, तो आप जंग क्यों नहीं कर रहे? तो ये जो पूरा सिनेरियो है अभी, ये जो ऑन गोइंग चल रही है बाहर, इसमें दोबारा जो ड्रैग किया है वो इसराइल ने किया दोबारा. तो ये किसी भी तौर अपने जो ग्रेटर इसराइल, ये जो इनका चार्टर है, मंसूबा है, ये उसको कभी भी लेट डाउन नहीं होने देंगे. ये बार बार उसके लिए कोशिशें करेंगे. आप देखें कि गोलान की पहाड़ियों तक वो पहुंच गए, शाम उनके कब्जे में है, उर्दन जस्ट लाइक उन्हीं का है. अच्छा, लेबनान में वो सारा कंट्रोल कर गए हैं, वेस्ट लेबनान जो है, वेस्ट बैंक, इवन पैलेस्टाइन में वो कब्जा कर चुके हैं सारा. तो आई थिंक ये जो छोटा सा पाया है उनके लिए, ये इसके लिए वो बिल्कुल तैयार हैं, और वो ईरान को डूइंग पीसेस, वो कट पीस कर रहे हैं उसका, और ये होना है. और मुझे लगता है कि वो ईरान पे आइंदा 6 माह में किसी बेहतर पोजीशन पे खड़े होंगे. हाँ, ये मेरी थिंकिंग है. लेकिन ये है कि विजुअल थिंकिंग मेरी यही है कि ऐसा ना हो, बट जो चीज़ें हैं वो उधर तक जा रही हैं, तेज़ी से जा रही हैं. और ईरान बेसिकली उसको चाहिए था कि ये जो अटैक है ये अपने जितने भी मुस्लिम कंट्रीज थे उनके साथ मिलके उनको इत्मीनान में लेके करता. आपने देखा है, ये जब से ये अटैक हुए हैं दोबारा, ईरान अभी तनहा है. उसको किसी किसी ने सपोर्ट नहीं किया. इवन पाकिस्तान भी दबे दबे लफ्जों में पहले सपोर्ट कर रहा था,
लेकिन पाकिस्तान ने भी इस पे कोई बात नहीं की। तो मुझे लगता है कि एक अंदर ही अंदर एक लावा मुसलमान मुल्कों के अंदर पकड़ा है, और वो समझते हैं कि इस दफा ईरान ने हमें ऑन बोर्ड नहीं किया। तो ये एक तरह से एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो ईरान के लिए इस जंग में गया है। लेकिन मुझे लगता है ये उसको करना चाहिए था। क्यों? देखिए, उसके लिए उसके पास खोने को कुछ नहीं है। लास्ट 2015 में ये डील हुई थी, उस दौरान वो जंग नहीं चाह रहा था ईरान। अभी चूंकि काफी उनका नुकसान हो गया है, काफी उनकी चीजें जो पुलों से पानी नीचे बह गया, अब वो चाह रहे हैं कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, तो अब हम फ्रंट फुट पे आके लड़ते हैं। मे बी इट्स टच एंड गो। अगर हम लोग रिटेलिएट करके 4 से 5 माह, तो हम लोग ये जंग जीत जाएंगे दोबारा से, जो कि मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये है कि नामुमकिन नहीं है। अगर जो अनदेखी कुव्वतें हैं जिन्होंने पहले भी सपोर्ट किया था ईरान को, वो अभी भी करते हैं, तो मुझे लगता है कि ईरान किसी बेहतर पोजीशन में होगा। लेकिन ये सारे हाइपोथेसिस हैं, ईरान जो है ना, मफरूज़े हैं। ईरान की जो बात करते हैं ना, ईरान किसी का भी अट्रैक्शन पॉइंट नहीं है। बट ईरान के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, स्पेशली एनर्जी, और वो रिच डिमांड है किसकी? चाइना की, टू मीट इज डेली बेसिस डिमांड। एंड सेकंड, जो वर्ड बोला जाता है इन इंटरनेशनल रिलेशन, बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, इस खिते में बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए इंडिया, क्योंकि अमेरिकन अलाई है और चाइना का स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर, अगर कोई चाइना को कंपटीशन में है तो वो इंडिया है। अगर इंडिया, अमेरिका इस रीजन में आके बैठ जाता है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो किसको बेनिफिट देगा? वो इंडिया को देगा। हु विल डिसाइड फ्यूचर ऑफ द स्टेट ऑफ फार्मर्स? कहीं जिला कौंसिल की जैसे चुंगियां होती हैं, टोल प्लाजे होते हैं, ट्रम्प ये ख्वाब तो नहीं देख रहा कि इस चुंगी पे भी मेरा ही आपको हर मैरी टाइम जो भी ट्रेड वेसल्स या शिप या कोई भी गुजरे वो पे करे? देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मस का कंट्रोल तो उसी के पास होगा जिसके पास उसका एक्चुअल कंट्रोल होगा। ये दो कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका उसकी नाकाबंदी करके बैठे रहे और जो ईरान है वो सारा मतलब उस पर डिपेंडेंट हो। तो मुझे लगता है कि ये ईरान ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मस का कंट्रोल है ये अपने पास ही रखेगा। बेसिकली जो एमओयू की क्लॉज नंबर 4 है उसमें भी यही डिसाइड हुआ था कि ईरान ही करेगा। लेकिन बात यह है कि फिर चीज़ों को ऐसा इस नहज पे पहुंचाया है अमेरिका ने, अंदर ही अंदर एक गेम खेली वो कार्गो तैयारों वाली। तो मेरा ख्याल है कि ईरान इसको कभी भी इस चीज़ को लेट डाउन नहीं करने देगा, ना खुद होगा। तो ये जो आप अभी बात कर रहे थे चुंगी वाली, देखें, ये एक प्रेसिडेंट अगर सेट हो गया कि ये चुंगियों वाला जो मामला है, ये जो महसूल सारे इकट्ठे होने हैं, तो ये तो फिर कल कला को बाबुल मंदब भी ऐसा होगा वहां पे। वैसे भी पेटो मलाका, इंसर्जेंट बैठेगा, पेटो मलाका, स्टेट ऑफ रखा है। फिर आप देखें टर्की के पास जो फास्फोरस, मैरीटाइम रूट है, फास्फोरस। बासफोरस, सॉरी, बासफोरस। तो ये तो फिर एक रवश रवश चल पड़ेगी। तो ये तो एंड इसका मुझे नहीं लगता कि किसी बात पे फिर ठहरेगा। आप देखें, तो आई जब थिंक किसी चीज के जब मसाइल बनते हैं, तो फिर हमें अल्टरनेट, जब हमें रोटी नहीं मिलती, गंदम की शॉर्टेज होती, तो हम राइस की तरफ चले जाते हैं टू फुलफिल आवर डेली इनटेक। जब मैरी टाइम स्टेट ऑफ फार्मर्स इंटरनेशनल फ्री जो डिक्लेयर था, जब उसकी बंदिश हुई, तो देन दुनिया ने, और जो बड़े ट्रेडिंग स्टेट्स हैं या यूरोप है, उन्होंने अल्टरनेट रूट की तरफ काम करना शुरू कर दिया। डिफरेंट प्रपोजल उसमें मूव हुए। इंडियन साइड से प्रपोजल था कि जी वाया जो सी हम दुबई जाते हैं, दुबई से वाया रेल जाते हैं इसराइल, एंड देन इसराइल से यूरोप। इस यूरोप ने भी उसके बाद, सॉरी, सीरिया ने, क्योंकि सीरिया के बॉर्डर आपको पता है टर्की के साथ लगते हैं। अगर वो जो है वो जो कौन सी है फ्री जो स्टेट है, नाम भूल गया, जहाँ वो जो एरिया है जिसमें वॉर ज्यादा रहती है, उस एरिया के साथ, टर्की के साथ टच करता है, कुर्दिस्तान, कुर्दिस्तान। कुर्दिस्तान। तो कुर्द वाला इलाका है। तो सीरिया ने, सीरिया के जो हेड है, उन्होंने
एक सजेशन दी कि हम जो है वाया रोड टर्की, और टर्की से फिर आप रेड सी टू मेडिटेरेनियन जिधर मर्जी ले। अच्छा, इस दौरान जो है इसराइल ने जो दिया है, इसराइल ने तो जस्ट लाइक जिसे कहते हैं स्वेज कैनाल या जैसे पनामा कैनाल थी, उस तरह का उसने ऑप्शन दिया। इसराइल ने कहा बेन गोरियन कैनाल 1960 में इसने ये प्रपोजल दिया था। 293 किलोमीटर जो लंबी इसराइल टू रेड सी एंड रेड सी टू मेडिटेरेनियन सी एक कनाल बनाते हैं, और उस कनाल के थ्रू हम जो है अरब का जितना भी ऑयल एंड गैस होगा हम इधर से ही अपने शिप ले जाएंगे, हमें स्टेट ऑफ फार्मर्स की तरफ आना ही नहीं पड़ेगा। बट 293 किलोमीटर की जो लंबी केनाल है, इट नीड्स इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट। ठीक है। सेकंड, इसमें टेरिटोरियल प्रॉब्लम भी आएंगे, बायोडिवर्सिटी के इश्यूज भी आएंगे, क्लाइमेट के भी आएंगे, एंड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। अच्छा, थर्ड जो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो चांदी है, पाकिस्तान को अल्लाह ने जो जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन दी है, उस पे तो वो तो उस दात का जितना शुक्र अदा करे कम है। अब इन्होंने पाकिस्तान ने प्रपोज किया है कि आप जितना भी ऑयल एंड गैस कंट्रीज के जो प्रोड्यूस करते हैं गल्फ स्टेट्स, वो सारी ऑयल रिफाइनरीज और स्टोरेज डिपो वो बनाए ग्वादर में, कराची में, बलूचिस्तान में और सिंध में। हम ऑलरेडी वाया सी पैक कराची से जो चाइना के साथ तो कनेक्टिविटी का एक हमारा चल रहा है, सी पैक। और जब हम चाइना में इंटर होंगे तो फिर चाइना से हम साउथ चाइना सी तक भी ट्रेड कर सकते हैं, साउथ चाइना सी से फिर हम इंटरनेशनल वाटर में भी जा सकते हैं। अगर ये पाकिस्तान का ये वाला प्रपोजल सक्सेसफुल हो जाता है तो पाकिस्तान विल अमंग टॉप कंट्रीज जो ऑयल एक्सपोर्टर होगा। आपने नोट किया होगा इस वॉर के दौरान जब ये सीज फायर हुई है, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पोर्ट में या कहीं बेनिफिट हुआ है, या जस्ट हम मीडिएशन ही करवाते रहे हैं? जी बिल्कुल बेनिफिट हुआ है। आपने देखे हैं कि पिछले 6 माह में जितने जहाज लंगर अंदाज हुए हैं कराची पोर्ट पे, बिन कासम और गवादर पे, इतने आपकी तकरीबन पिछले 10 साल की हिस्ट्री में, एक डेकेड में नहीं। तो ये आप समझ लें कि एक रूटीन वाइज काम तो नहीं था, ये स्पेशल आपको ये प्रिविलेज हासिल हुई। प्लस आपने ये जो नया एक प्रपोजल रखा है जीसीसी कंट्रीज के लिए, प्लस चाइना को भी अब रीअश्योर होगा। जो वो थोड़ा सा अपने दिमाग में ये सोच रहे थे कि पता नहीं पाकिस्तान सी पैक को लेके सीरियस नहीं है, या पाकिस्तान करना नहीं चाह रहा, या अमेरिकन प्रेशर के अंदर है। तो इस फैसले के बाद चाइना ने भी एक बार, उसकी आंखों में भी चमक अब दोबारा से उभरेगी। वो भी अब सोचेंगे कि पाकिस्तान के साथ इस पॉइंट पे दोबारा से एंगेज हुआ जाए। ये जो सी पैक अभी थोड़ा सा रोल बैक हुआ हुआ था, इसको थोड़ा और आप समझ लें कि दोबारा से स्टार्ट किया जाए। तो आई थिंक पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया इस पे। और जितना भी ये ऑयल एंड शिपिंग कंपनीज हैं, उन्होंने अपने इंटरेस्ट शो किए। और पाकिस्तान एक मुतबादल रूट जो है वो ईरान को तो आई थिंक 2 माह पहले ही दे दिया कि आप अपनी जितनी भी ऑयल की तरसील है वो वाया जो उनका बलूचिस्तान प्रोविंस है, वहाँ से जो आप का चमन बॉर्डर के साथ जो उनका लिंक है, वहाँ से आप कराची वाले रूट पे इसको ला सकते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान ने बेहतर काम किया इस पे। दैट्स ग्रेट। देखिए, दुनिया में कभी भी जो मामलात होते हैं, वो वॉर जो है किसी चीज का सोल्यूशन नहीं। वॉर से नुकसान होता है, डिस्ट्रक्शन होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन, ह्यूमन राइट वायलेशंस, और आपकी जो इंफरादी कुव्वत है वो डाउन हो जाती है। जैसा कि वर्ल्ड वार 2 में बहुत बड़ा ह्यूमन लॉस था, और आफ्टर वर्ल्ड वार 2 इंडिया पाकिस्तान की जो सेपरेशन थी, इसमें जो माइग्रेशन हुई है, इसमें बहुत बड़ा ह्यूमन लॉस था और बहुत बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन भी हुई है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि हमें कहीं ना कहीं निगोशिएशन करनी चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए इन मीडिएशन में, और कहीं कुछ ना कुछ दे दिला के, कहीं कुछ लॉस करके, कहीं पे हम बेनिफिट लेके, कहीं पे लॉस करके अमन की तरफ जाना चाहिए। यही एक सोल्यूशन है। हैव अ गुड डे, स्टे ब्लेस्ड, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।